हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन। आज जो हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं ये इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज़ है जिसमें हम पूरी इंडियन पॉलिटी की एक डीप कवरेज करेंगे। ये एक सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज पूरा एक एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आप इस सीरीज़ के साथ बने रहें और हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं करें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम एक बैकग्राउंड जानेंगे कि कैसे हमारे देश में अंग्रेज आए थे, उन्होंने कैसे कैसे हमारे देश को शासन करा अपना और हमारे देश को लूटा और फिर वो कैसे चले गए। तो ये कहानी शुरू होती है 1600 मतलब सन 1600 से ये कहानी शुरू होती है। उस ज़माने में हमारे देश में बादशाह अकबर का राज हुआ करता था। बादशाह अकबर का राज शुरू हुआ था 1556 में और ख़त्म होता है 1605 में। लेकिन उस वक्त इंग्लैंड में क्या हो रहा था? इंग्लैंड एक देश है जो कि हमारा यूरोप के अंदर पड़ता है और इसके आसपास के भी कुछ देश हैं, पुर्तगाल हो गया, डेनमार्क हो गया। वहाँ से लोग आते थे हिंदुस्तान में, वहाँ से लोग हिंदुस्तान में आते थे व्यापार करने और यहाँ से एक मोटा पैसा एज अ प्रॉफिट लेके जाते थे अपने अपने देशों में। जब ये चीज़ एक इंग्लैंड के व्यापारियों को पता चली तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों नहीं जाएं, हम भी हिंदुस्तान में जाते हैं। वो एक अमीर देश है, सोने की चिड़िया है, वहाँ पे बहुत पैसा है और हम भी जाकर वहाँ पे व्यापार करें और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके प्रॉफिट बना के अपने व्यापार में लेकर आएँ। इंग्लैंड की रानी हुआ करती थी तब क्वीन एलिजाबेथ वन इसलिए कहते हैं क्योंकि बाद में और भी रानी आई थी इसी नाम से, तो उनको फिर एक ही रानी के आगे हम क्वीन एलिजाबेथ 1 2 3 इस तरीके से लिख देते हैं। तो 1600 की बात है ये। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और रानी के पास जाते हैं कि रानी हमको यहाँ पर हिंदुस्तान में जाना है, वो बहुत अमीर कंट्री है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमको होगा। तो रानी ने सोचा ठीक है, क्योंकि जब वो एक उनकी क्वीन है, वो ब्रिटिश क्राउन पर वो बैठी हुई है, तो वो सोचती है कि हमको भी उसका प्रॉफिट होगा और वो उनको वो परमिशन देती है। 1600 सन याद रखना ये। तो उनको उस दिन क्वीन एलिजाबेथ उस एक दिन एक चार्टर ग्रांट करती है उन लोगों के नाम। चार्टर बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी देश का जो एक हुकूमत होती है वो उसको ग्रांट करती है, मतलब एज अ परमिशन देती है। जैसे हिंदुस्तान में इस वक्त जो भी हुकूमत है वो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी बनाना चाहे, कोई भी कमेटी बनाना चाहे, हॉस्पिटल बनाना चाहे, तो उसको एक लीगली नोटिस देना, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज, उस चीज़ को बनाने के लिए उसको बोलते हैं हम चार्टर। तो क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर जारी करा जिसमें कुछ लोगों की एक कंपनी बनाती है, जिस कंपनी को नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि इंडिया जो था वो ईस्ट में पड़ता था और इंडिया ईस्ट में पड़ता था और इंडिया में आ रही थी ये कंपनी बिजनेस करने। उनको राइट दिए थे ट्रेड करने के, मतलब बिजनेस करने के राइट दिए थे, उसके सिवा और राइट्स नहीं दिए थे। बस तुम जाओ अपने लोगों को लेके वहाँ जाओ, वहाँ से कुछ चीज़ें लो, वो इंग्लैंड में आके बेचो और इंग्लैंड से कुछ चीज़ें उठा के जो हिंदुस्तान में जाकर बेचो। इस तरीके से तुम बिजनेस करो और इस तरीके से मोटा पैसा कमाओ और प्रॉफिट कमाओ, जिससे हमारे देश को भी फ़ायदा होगा। ये है इंग्लैंड का एक मैप। तो फिर 1605 में जो था वो अकबर की भी डेथ हो जाती है और अकबर के बाद जो राजगद्दी पे बैठते हैं वो थे जहांगीर। तो जहांगीर के राजगद्दी पे बैठने के 3 साल बाद ही, मतलब 1608 में इन लोगों की ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज़ आकर रुकता है सूरत में। जहाज़ का नाम था हेक्टर और जहाज़ का जो चलाने वाला जो लीडर था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्बेसडर था उस वक्त, उनके नाम था विलियम हॉकिंस। वो सूरत में आते हैं और जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर उनके सामने झुकते हैं और रानी का जो फरमान था क्वीन एलिजाबेथ का वो उनको सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हम यहाँ पर आए हैं एक ट्रेड करने के पर्पज़ से, यहाँ पर हम बिज़नेस करेंगे जिससे आपको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है और हमारे देश को भी काफ़ी मुनाफा होने वाला है। और जहांगीर ने उनको वो परमिशन दे देते हैं, जहांगीर उनको वो परमिशन वहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद अब उनको वो परमिशन मिल जाती है, देन उसके बाद वो अपना बिज़नेस भी शुरू कर देते हैं, ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, जहांगीर की डेथ हो जाती है, जहांगीर के बाद शाहजहाँ आते हैं, शाहजहाँ की डेथ हो जाती है, देन औरंगज़ेब आते हैं, औरंगज़ेब की भी डेथ हो जाती है। 1707 में जो लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे मुग़ल डायनेस्टी के औरंगज़ेब, उनकी भी डेथ हो जाती है। मतलब 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई। देन उसके बाद जितने भी मुग़ल सल्तनत के रूलर आए थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो पूरा देश चला सकें। यहीं पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो काम कर रहे थे तब तक वो काफ़ी पावरफुल भी हो गए थे जब तक औरंगज़ेब की डेथ हुई थी। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा
फैक्ट्रीज़ बना ली थी हिंदुस्तान में। सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में बनाई थी, जो इनको जहांगीर की तरफ से परमिशन मिली थी 1609 में। उसके ही 6 साल बाद मतलब 1615 में इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बना ली थी। लेकिन जब औरंगज़ेब की डेथ होती है 1707 में, उसके बाद जब वीक रूलर आते हैं, तब तक ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। इनके पास फैक्ट्री थी, इनके पास आर्मी थी, अपने फैक्ट्री के चारों तरफ ये दीवारें खड़ी करके उसमें बॉडीगार्ड्स वगैरह रखते थे, उसमें सैनिक रखते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा उस वक्त पावर में थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चीज़ें अपने आप बदलती हैं। 1764 में एक बैटल होता है। जो भी इनके प्रोविंसेस थे, जो अंग्रेज़ थे, इनके अपने अपने प्रोविंसेस थे अलग अलग जगह पे। जैसे एक बंगाल है, बंगाल एक प्रोविंस है, एक मद्रास प्रोविंस है, एक तुम्हारा बॉम्बे प्रोविंस है। सबके अपने अपने गवर्नर होते थे जो उन प्रोविंस के ऊपर देखते थे क्या चल रहा है। जैसे कि आज हमारी अलग अलग स्टेट हैं और उनके ऊपर चीफ मिनिस्टर होते हैं जो कि उस स्टेट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें चीफ मिनिस्टर देखते हैं। इसी तरीके से होता था। तो बंगाल में जो थे, बंगाल के एक तो नवाब थे जिनका नाम था मीर कासिम। 1764 में मीर कासिम बंगाल के नवाब थे। और जो दिल्ली की राजगद्दी पे बैठे थे मुग़ल एम्परर, उनका नाम था शाह आलम। और इनकी लड़ाई होती है ब्रिटिशर से। क्यों? वही बंगाल में जो राइट्स वगैरह होते हैं, इनको लेने के चक्कर में कि हम ये करेंगे। हर जगह ये ब्रिटिशर्स अब अपनी पावर दिखाते थे कि हमें टैक्स लेने की परमिशन चाहिए, हमको, हमें टैक्स इकट्ठा करना है, हम अपने रूल बनाएंगे, हम अपने फोर्ट्स बनाएंगे, हम अपने फोर्ट्स के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन भी करेंगे। फोर्टिफिकेशन मतलब घेराबंदी। घेराबंदी से क्या है कि उनको सिक्योरिटी मिल जाती है काफ़ी, और घेराबंदी की वजह से वो फिर उसके ऊपर अपने सैनिक वगैरह रखते हैं गन वगैरह के साथ, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। इस वजह से एक टीम बन जाती है शाह आलम की। एक टीम में होते हैं शाह आलम, और शाह आलम के साथ होते हैं मीर कासिम। मीर कासिम जो बंगाल के नवाब हैं। दूसरी तरफ होते हैं ब्रिटिशर्स। जब इनकी लड़ाई होती है, ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ते हैं, उनका नाम था हेक्टर मनरो। और ये शाह आलम जो मुग़ल रूलर थे और इनके साथ मीर कासिम बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं 1764 में। इस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर में ये लड़ाई हुई थी। बक्सर एक जगह का नाम है। तो फिर इतिहास में क्या होता था, पहले जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी, जो हारने वाली टीम होती है वो कुछ ट्रीटी, एक संधि उसको साइन करती है। जो जीतने वाली टीम होती है वो एक डिमांड करती है कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें डिमांड करती है। कोई पैसे की डिमांड करती है, कोई टेरिटरी मतलब जगह की डिमांड करती है, और जो हारने वाली होती है उसको वो देना पड़ता है। ऐसे रूल्स हुआ करते थे। तो एक ट्रीटी साइन करते हैं ये, क्योंकि अब अंग्रेज़ जीते थे तो उनको चीज़ लेनी थी, और शाह आलम और मीर कासिम हार गए थे बैटल ऑफ बक्सर में। तो उनको अब वो अंग्रेज़ों की डिमांड्स पूरी करनी थी। तो वो एक ट्रीटी में लिखते हैं कि हमको चाहिए रिवेन्यू करने की, मतलब जो बंगाल है, बंगाल और बिहार और उड़ीसा, इन 3 जगहों पे ये काफ़ी बड़े बड़े टेरिटरी हुआ करते थे। जैसे आज के हम मैप में देखते हैं छोटे छोटे, लेकिन बहुत बड़े थे पहले। इन 3 जगहों पे इनको टैक्स, मतलब टैक्स इकट्ठा करने की अब अंग्रेज़ों को राइट्स हो, मतलब इसमें जितना भी हो रहा है सब टैक्स अब अंग्रेज इकट्ठा करें, रिवेन्यू। और सिविल जस्टिस पे भी अब इनका ही राइट मतलब होना चाहिए। अंग्रेज़ों के अंडर में चला गया ये, ब्रिटिशर्स के अंडर में। क्रिमिनल जस्टिस का इन्होंने नहीं मांगा था, क्योंकि इनको क्राइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई मरे कोई कुछ भी करे, इनको उस चीज़ का जस्टिस नहीं देना था। तो इन्होंने सिविल जस्टिस की ही डिमांड करी। तो ये ट्रीटी पे शाह आलम को साइन करना पड़ा। जब शाह आलम मुग़ल डायनेस्टी के उस वक्त के रूलर थे, हिंदुस्तान के एक रूलर के रूप में थे, तो उन्होंने जब साइन करा तो इस ट्रीटी को बोला जाता है दीवानी। इस चीज़ को बोला जाता है दीवानी। 1765 की बात है ये। 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनको दीवानी मिल जाती है बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद। शाह आलम ने ये दी होती है इनको। इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ये पहला स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसमें उनको लगा था कि भाई हम यहाँ पे रूल कर सकते हैं। ये पहला स्टेप था। लेकिन हाँ, इसके बाद इन्होंने जब देखा कि हम यहाँ पे रूल कर सकते हैं, तो इनके दिमाग में लालच आ गया। अब जब लालच आएगा तो कुछ चीज़ें उल्टी सीधी भी होंगी। जो ये थोड़ा सा सडन मूवमेंट में, हीट मूवमेंट में कुछ ऐसे एक्ट बनाए, कुछ चीज़ें करी जो आगे जाके बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के लोग में काफ़ी आक्रोश भर देती है। और 1765 के बाद 1857 तक, मतलब 112 साल में ऐसा क्या हुआ, 112 साल में ऐसा क्या होता है बीच में, वही आज हम पढ़ेंगे।
क्योंकि 112 साल बाद 1857 में सिपोई म्यूटिनी होती है। सिपोई म्यूटिनी वही जिसमें मंगल पांडे इन्वॉल्व थे, वो शुरू करते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स की डेथ होती है। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, इन सब की इसमें डेथ हो जाती है। और इसको बोलते हैं हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस तरीके से हम इसको टाइटल देते हैं। इस बीच में क्या हुआ, जब इनको पहली पावर मिलती है 1765, उसके बाद इन्होंने कुछ एक्ट्स वगैरह बनाए यहाँ तक आने तक। 1857 में जितने भी इनके लोग थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो सैनिक थे ना, वो इंडियन ही हुआ करते थे, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी थी, ये कहाँ से वहाँ से उठा के सैनिक लेकर आएंगे। तो इनके पास जितने भी सैनिक थे वो इंडियन हुआ करते थे। लेकिन उन्हीं सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी कि अब हम ये काम नहीं करेंगे। और उसके पीछे रीज़न यही था कि सैनिक क्या थे, कुछ हिंदू सैनिक थे, कुछ मुसलमान सैनिक थे। तो ये अफवाह फैल गई कि जो पिग होता है, पिग और जो गाय होती है उसकी चर्बी जो गन होती है, गन के जो कार्टिलेज होता है जिसको हम मुंह से खोलते थे, जिसको वो सैनिक मुंह से खोल के खींच के और उसको गन में डालते थे, उस कार्टिलेज में पिग और काऊ की चर्बी, पिग और गाय की चर्बी डाल रखी है एज जो वो होते हैं ना ग्रीस के फॉर्म में। तो पिग मुस्लिम्स के लिए वो गलत होता है उसको छूना, और गाय जो होती है वो हिंदू के लिए गलत होती है, गाय की चर्बी बिल्कुल ऐसे करना, टच करना। तो जो सैनिक थे उनके बीच में आक्रोश फैल गया और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी। खैर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इसमें हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली, लेकिन हाँ फिर भी इसने काफ़ी ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ख़त्म ही कर दिया था बिल्कुल। और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन, जो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स थे, जो इंग्लैंड का जो शासन था, उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी इंडिया की। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिलती है और उसके बाद 1857 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही ख़त्म हो जाती है। इन्हें 112 साल में ऐसा क्या करा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसी टाइम पीरियड को बोलते हैं हम कंपनी रूल। और जब 1857 की सिपोई म्यूटिनी के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली थी, वो भी एक टाइम पे ख़त्म हुआ। 15 अगस्त 1947 में आके ये ब्रिटिश क्राउन का रूल भी ख़त्म हो जाता है और इस टाइम पीरियड को बोलते हैं हम क्राउन रूल। तो दो रूल हो गए, एक कंपनी रूल, एक हो गया हमारा क्राउन रूल। पहले हम अपना कंपनी रूल कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम अपना क्राउन रूल। तो अब आगे हम इस वीडियो पे चलते हैं। जब इनको दीवानी मिलती है, कब मिलती है, 1765 से 1858 तक, ये हमारा कंपनी रूल। लेकिन हाँ, अब 1765 के बाद 1773 में एक एक्ट बनता है, क्योंकि अब ये कंपनी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पावर में हो गई थी। अब ये यहाँ की टेरिटरी पे कब्जा कर रही है और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें कर रही है, जो कि टेरिटरी और ज़्यादा अपने नाम करना चाह रही है। तो जो ब्रिटिश क्राउन था, मतलब जो इंग्लैंड में बैठे हुए जो इनके आका थे, उनको भी तो यहाँ पर अब इंटरफेयर करना था ना, क्योंकि उन्होंने तो एक कंपनी बनाई थी जो ट्रेडिंग पर्पस से जाएगी इंडिया में, लेकिन वो तो अलग ही काम कर रही है। तो अब उनको भी इंटरफेयर करना था इसके अंदर। अब उन्होंने एक एक्ट बनाया, ये पहला एक्ट है, फर्स्ट एक्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू रेगुलेट दी अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक पहला एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का जिसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट कर रहे हैं। रेगुलेट मतलब अपने इशारों पे चला रहे हैं कि अब हम करेंगे यहाँ पर क्या होने वाला है, अब हम डिसाइड करेंगे कि अब तुम क्या करोगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये इस तरीके की बातें कह रहे हैं। इन्होंने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब दो काम कर रही है, एक पॉलिटिकल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इसका अलग है, एक पॉलिटिकल फंक्शन इसका अलग है। पॉलिटिकल मतलब जो लॉज बना रहे हैं, जो लॉज बना रहे हैं वो क्या होंगे, ये अलग काम है, और जो लोग इनेक्ट हो रहे हैं वो अलग काम है, कि लॉज को कैसे चलाना है वो अलग काम है, ये इनसे बोलते हैं। और यहीं ये शुरू कर देते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, एक सेंटर वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कि एक पावर सेंटर में होगी और छोटी छोटी पावर उस जो सेंट्रल में जो एक पावर है उसको रिपोर्ट करेंगे। ये सब चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं। ये एक ओवरव्यू है जो मैंने ऊपर लिख रखा है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है इसका एक्ट का, बाकी जो एक्ट के पॉइंट्स थे वो हम नीचे पढ़ेंगे। अब
हमने देखा अलग अलग प्रोविंसेस थे ब्रिटिश के, जैसे बंगाल प्रोविंस हो गया, जैसे बॉम्बे प्रोविंस हो गया, जैसे मद्रास प्रोविंस हो गया। उन प्रोविंस पे जो लीड करते थे, जो उनके एक बैठे होते थे, जो उसका मालिक था प्रोविंस में, जो हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या आ रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या चीज़ बिक रही है, क्या चीज़ जा रही है, उसको हैंडल करने वाले को बोलते थे हम गवर्नर। बंगाल का अपना गवर्नर है, मद्रास का अपना गवर्नर है और बॉम्बे का अपना एक गवर्नर है। लेकिन हाँ, अब यहाँ से मैंने बोला ना कि इन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी, मतलब एक पावर होगी, सिर्फ एक पावर होगी और बाकी जो जितने भी हैं वो उसको ही रिपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, तीनों प्रोविंसेस, जितनी भी इनकी प्रोविंस थी उसमें देखा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविंस कौन सी है जिससे सबसे ज़्यादा हमको मुनाफा हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बंगाल थी। तो बंगाल के गवर्नर थे उस टाइम पे वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। इन्होंने बोला अब तुम गवर्नर नहीं हो, इनकी एक पोस्ट इन्होंने अप कर दी, इनको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये गवर्नर जनरल क्या है, अब ये गवर्नर जनरल कुछ नहीं है, जस्ट इनकी एक पोस्ट अप कर दी। बाकी जो प्रोविंसेस हैं, बाकी जो प्रोविंसेस जैसे मद्रास हो गया और बॉम्बे हो गया, इनके जो गवर्नर थे, अब ये लोग, ये सिर्फ गवर्नर रह गए और जो बंगाल का गवर्नर था वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बाकी जो प्रोविंस के गवर्नर थे अब ये इसको रिपोर्ट करेंगे, जितनी भी इनकी चीज़ें इनके प्रोविंस में हो रही हैं वो अब इसको रिपोर्ट करेंगे, जो बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। ये क्यों करा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये सब चीज़ें, ब्रिटिश क्राउन ने क्यों करा? क्योंकि ब्रिटिश क्राउन कहीं ना कहीं चाहता था कि जब हम इंडिया की जितनी भी डिटेल्स हैं, इंडिया की जितनी भी रिपोर्ट है, हम वो अलग अलग प्रोविंस के गवर्नर से नहीं मांगे, एक ही आदमी हो जो पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करके हमारे सामने रिपोर्ट करे, हमें रिपोर्ट करे कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये जितने भी गवर्नर हैं ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो जाकर ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करेगा। तो वैरन हेस्टिंग जो कि गवर्नर थे, अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ये इंपॉर्टेंट है। पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसमें आंसर आएगा लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे बिकम सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब अब ये उसके सबॉर्डिनेट हो गए हैं। अब ये उसको रिपोर्ट करेंगे कि वो क्या कर रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं। अब जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कंपनी बढ़ रही है और गवर्नर जनरल बन जाते हैं और बाकी जो जितनी प्रोविंस हैं उनके जो गवर्नर हैं वो गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करें, तो एक चीज़ निकल के आती है कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में काफ़ी सर्वेंट भी काम कर रहे हैं, उल्टे सीधी चीज़ें हो रही हैं और जो बेईमानी है वो भी कंपनी में चल रही है, पैसों का घपला हो रहा है। तो एक कोर्ट हो जो ये सब चीज़ों को देखे कि कुछ चीज़ गलत ना हो। तो 1774 में इसी एक्ट के तहत एक कोर्ट बनाने का भी आदेश मिल गया था। सुप्रीम कोर्ट बनेगा कलकत्ता में 1773 में। अगले ही साल 1774 में ये कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनके तैयार हो जाता है, जिसमें एक चीफ जस्टिस मतलब एक मेन जज होगा और उसको हेल्प करने के लिए 3 अदर जज होंगे, मतलब 2 और जज होंगे। तो ये पहले चीफ जस्टिस कौन थे जी, ये रे भाई, ये बैठे हैं। इनका नाम था सर एलिजा इम्फे, जस्टिस सर एलिजा इम्फे, ये भी याद कर लेना। और बाकी ये जो पहले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड वैरन हेस्टिंग, ये उनका फ़ोटो है, नीचे सर एलिजा इम्फे का फ़ोटो है। ये लोग बैठे थे वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट था उसके अंदर। इसके बाद क्या होता है, अब ये जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया था, ये क्यों बनाया था? क्योंकि जो लोग थे, जो सर्वेंट्स थे, कंपनी के अंडर में काम करते थे, उनको कंपनी का आई कार्ड मिल जाता था कि भाई तुम जाकर ट्रेड करो, कंपनी के जो काम है उसको करो। लेकिन वो क्या करते थे, ब्राइब ले रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं। जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे उस टाइम पे, वो अपना काम करवाने के लिए कंपनी के जो उनके सर्वेंट्स थे उनको पैसा दे रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं, जिससे कि काम हो जाता था और क्या होता था, कंपनी को उसका लॉस हो जाता था काफ़ी। लेकिन कंपनी तो बिल्कुल भी लॉस नहीं करना चाहती थी। बाकी जो सर्वेंट्स थे वो अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे हैं, मतलब कंपनी के अलग जाकर भी अपना पर्सनली कोई बिजनेस कर रहे हैं। उस चीज़ को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया था इस एक्ट ने कि कोई गिफ्ट नहीं लेगा, कोई ब्राइब नहीं लेगा, कोई अपना पर्सनल बिजनेस नहीं करेगा। अगर कोई अपना पर्सनल बिजनेस करते हुए पकड़ा गया तो देन उसको वो पनिशमेंट है, उसको वो राइट्स उसके ख़त्म हो जाएंगे बिजनेस करने के भी, और कंपनी में से उसको निकाल दिया जाएगा। अब जो इंग्लैंड वो जो ये ब्रिटिश क्राउन था, इनको भी तो अब एक बॉडी वहाँ पे बनानी थी ना अपने वहीं पे, जो कि रिप्रेजेंट करे, जो कि रिपोर्ट करे, जो कि रिपोर्ट वहाँ से जो गवर्नर जनरल है उनसे पूछे कि भाई तुम क्या कर रहे हो।
तो उस बॉडी को उन्होंने बनाया जिसका नाम दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, लंदन में इनका ऑफिस बना दिया, लंदन में ये बैठते थे और काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड पोस्ट हुआ करती थी इनकी। ये गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स कितना इकट्ठा करा, सिविल एंड मिलिट्री मैटर्स, इन सब चीज़ मैटर्स पे यही एक बॉडी थी जो कंपनी जिसको कंपनी रिपोर्ट करती थी। लंदन में थे, इनकी काफ़ी रेप्यूटेड पोस्ट थी, मतलब अमीर घर के लोग चाहते थे कि उनके बच्चे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में और कंपनी में आके काम करें, इंडिया में जाएं और वहाँ पे जाके ट्रेड करें और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे इनमें जाकर यहाँ पर इनकी कोई पोजीशन इनको मिले। क्यों? क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन हाँ, उसके बाद चीज़ें बदली, जैसे जैसे वक्त बदला। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, अब सर एलिजे इम्फे उसमें बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ काम ऐसा भी करेंगे जो कंपनी को ही उस चीज़ को कंपनी को ही फेस करना पड़ेगा। जब इन्होंने काम करा तो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनके काम में भी इन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया कि भाई ये क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये सही नहीं, वो सही नहीं। तो उससे कंपनी को परेशानी होने लगी कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा ही हमारी चीज़ों में इंटरफेयर कर रहा है। जब ये बात पहुंची वहाँ तक, ब्रिटिश क्राउन तक, तो उन्होंने एक और एक्ट बना दिया। वो नहीं चाहते थे सुप्रीम कोर्ट कंपनी के काम में ज़्यादा दखल अंदाजी करें, तो उसको बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। 1781 में ये एक्ट आया जिसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोल सकते हैं इसको। इसमें इन्होंने सेटलमेंट करा कि इन्होंने बोला कि भाई जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में, इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं जो हम इस एक्ट के तहत हम ठीक करना चाहते हैं। अब वो डिफेक्ट्स क्या हैं कि सबसे पहले इन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल अगर कोई वर्क कर रहा है कंपनी के लिए, कंपनी के लिए जो भी कोई वर्क करें गवर्नर जनरल या फिर कोई भी गवर्नर या फिर कोई भी सर्वेंट कंपनी का, मतलब नौकर तक भी कोई काम कर रहा है कंपनी के लिए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट को कोई राइट नहीं है उसमें इंटरफेयर करने का। हाँ, अगर कोई पर्सनली कोई काम कर रहा है, अपना पर्सनल कोई बिजनेस कर रहा है या फिर कोई ब्राइब ले रहा है, वही काम के लिए बनाए हो, सिर्फ वही काम करो, कंपनी को लॉस मत पहुंचाओ। सुप्रीम कोर्ट को ये राइट इसका छीन लिया गया। और हाँ, तब तक और भी अलग अलग प्रोविंस में छोटे छोटे कोर्ट बन गए थे, मतलब प्रोविंशियल कोर्ट्स भी बन गए थे। बंगाल में एक अपना कोर्ट बन गया, मद्रास में अपना कोर्ट बन गया। तो क्या होता है ना, एक हायरार्की फॉलो करते हैं ये कोर्ट्स। जैसे कि एक प्रोविंशियल कोर्ट, एक छोटे कोर्ट ने क्या करा, जैसे आज के टाइम पे भी चलता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। आज हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। अगर वो कोई फैसला सुनाते हैं और जो विक्टिम होता है उसको वो फैसला, मतलब जो जिसने क्राइम करा होता है उसको फैसला लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये सज़ा मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी, तो वो क्या करता है ना कि उसको ऊपर के कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में जाकर अपील डालता है कि मेरे साथ ये गलत फैसला किया गया है, और फिर हाई कोर्ट उस अपील को सुनता है। फिर अगर हाई कोर्ट कोई फैसला करता है, देन अगर उसको वो भी ठीक नहीं लगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है कि हमें आपका फैसला ठीक नहीं लगा। अगर सुप्रीम कोर्ट फिर जो भी फैसला लेता है वही सुप्रीम होता है, उसको फिर वो किसी को अपील नहीं कर सकता। हाँ, सम केसेस, कुछ केसेस में वो प्रेसिडेंट को अपील करता है, खैर वो बाद की बातें हैं। लेकिन हाँ, अब जब उस टाइम पे प्रोविंशियल कोर्ट भी बन गए थे, अलग अलग प्रोविंस में कोर्ट्स बन गए थे, और उन कोर्ट्स में जो भी फैसला सुनाया जाता था तो वो लोग क्या करते थे, उसको अपील करते थे पहले सुप्रीम कोर्ट में, मतलब जो कलकत्ता में बना था। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वो राइट भी छीन लिया कि अगर किसी को अपील करना है प्रोविंशियल कोर्ट से तो वो सुप्रीम कोर्ट को अपील नहीं करेगा, वो जाकर गवर्नर जनरल के पास जाकर ये बात रखेगा। समझ रहे हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट को कितना ज़्यादा इन्होंने उस टाइम पे कमज़ोर कर दिया था। अब इनको तो अपना काम करना था, इनको सिर्फ अपना काम करना था कि हमारे प्रॉफिट, हमें जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हम बना सकते हैं वो बनाएं। अगर हमारे बीच में कोई आएगा तो हम उसको जड़ से उखाड़ देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का काम है सिर्फ वही काम करें। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता था, बंगाल प्रोविंस बहुत बड़ा था, बंगाल में बहुत लोग रहा करते थे उस टाइम पे, तो हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, तो अलग अलग दो रूल्स बना दिए। जो हिंदू हैं उनके केस हिंदू लॉ के तरीके से सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, और जो मुस्लिम्स हैं उनको मुस्लिम लॉ के तरीके से करेगा, मतलब मोहम्मदन लॉ के तरीके से। अब ये वाला एक्ट इतना ही है। देन उसके बाद आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले, अब कंपनी बड़ी हो गई है, इसके कमर्शियल फंक्शंस बड़े हो गए हैं, इसके पॉलिटिकल फंक्शंस काफ़ी बड़े हो गए हैं। पॉलिटिकल फंक्शंस में जैसे सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स हो गए। अब कंपनी सबसे पहले बोलती है भाई तुम
अब तुम्हारे कमर्शियल फंक्शंस बिल्कुल अलग हैं और उनका भी एक वाइड रेंज है, पॉलिटिकल फंक्शंस भी अलग हैं, उनका भी एक बहुत वाइड रेंज है। अब इसमें तुमको क्या करना है कि इनको तो इनमें हम अलग अलग दो बॉडी बनाएंगे, मतलब जो बना रखी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो ये वाली बनाई थी, जो पहले सब चीज़ें देख रही थी, अब ये वो नहीं देखेगी। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ देखेगी कॉमर्शियल अफेयर्स, मतलब अब जस्ट काम है इसका कॉमर्शियल जितने भी अफेयर्स हैं बिजनेस ट्रेड से रिलेटेड, अब वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगी। अब बाकी जो बचे सिविल, रेवेन्यू एंड मिलिट्री अफेयर्स, अब इनको कौन देखेगा? इनको देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नई बॉडी आ गई यहाँ पर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, एक और डिपार्टमेंट बन गया, एक और बॉडी बन के निकलती है जो ऑपरेट करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स को कंपनी के। अब यहाँ पर क्या हो गया, दो बॉडी बन जाती हैं अलग अलग, तो एक डुअल सिस्टम बन जाता है यहाँ पर गवर्नमेंट का। अब यहाँ पर जो एक्ट था, अब यहाँ पर जो ब्रिटिश क्राउन है उन्होंने सबसे पहले बोला था, जैसे कंपनी की टेरिटरीज होती हैं, जैसे जिस भी एक्ट आता तो कंपनी ने जितनी भी ज़मीन को हड़प रखा है उनको एक वर्ड दिया जाता था कंपनी टेरिटरी, कंपनीज टेरिटरी। लेकिन हाँ, अब ब्रिटिश क्राउन को वो कंपनी को धीरे धीरे कमज़ोर करना था और अपनी हुकूमत को ज़्यादा मजबूत करना था, तो इस एक्ट में कंपनी टेरिटरी नहीं बोला गया, इसमें बोला गया ब्रिटिश पोजेशन, मतलब ब्रिटिश की पोजेस करी हुई ज़मीन। पहली बार है इंडिया की ज़मीन को ब्रिटिश पोजेशन बोला गया था इसी एक्ट में। ब्रिटिश क्राउन हैज़ गिवन दी सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पर सुप्रीम कंट्रोल मिल गया था कंपनी के अफेयर्स में, और एडमिनिस्ट्रेशन जो था इंडिया का, उसमें ब्रिटिश क्राउन ने बिल्कुल अपनी इंटरफेयर करना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया था। और यहाँ से फिर और एक्ट आते हैं और ऐसे ऐसे करके चार्टर एक्ट बनेंगे, चार्टर एक्ट 3-4 चार्टर एक्ट हैं, देन उसके बाद गवर्नमेंट एक्ट बन जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। खैर बहुत सारे एक्ट हैं जो हम अगली वीडियोस में क्लियर करेंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आया हो और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसमें हम पूरी इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और लाइक करें। और जैसी भी आपको ये वीडियो लगी हो इसको आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगर कोई कमी आपको दिखती है वो भी कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं उसको आगे की वीडियोज़ में, आगे की वीडियो लेक्चर में और ठीक कर सकूँ। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।